डियर ब्रोकर्स, स्मार्ट ब्रोकर वीडियो सीरीज़ के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने डियर ब्रोकर्स क्यों कहा। तो देखिए, स्मार्ट ब्रोकर वीडियो सीरीज़ है ही सिर्फ रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए। आप अगर ऑलरेडी रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं एज ए ब्रोकर, उतना जो रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है आपको, बिज़नेस नहीं आ रहा है, डील्स क्लोज नहीं हो रही हैं या लीड्स नहीं आ रही हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। आप अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। आप बिल्कुल नए ब्रोकर हैं, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप कामयाब होना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए इस वीडियो चैनल को, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ध्यान रखिए, हर वीडियो में लास्ट में हम एक स्मार्ट ब्रोकर का इंटरव्यू लेंगे, और ये बहुत एक्सपीरियंस्ड ब्रोकर्स हैं जिनका इंटरव्यू होगा, और उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। स्टे ट्यून्ड और ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं हूं कुमार नरेश। आई एम फाउंडर ऑफ brokersadda.com। आप मुझे फाउंडिंग ब्रोकर ऑफ brokersadda.com भी बोल सकते हैं। brokersadda.com इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए, और आज की डेट में इसमें करीब 1.5 लाख ब्रोकर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप ऑलरेडी उस पर नहीं हैं तो आप ज़रूर साइन अप करिए, आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये साइट फ्री है, रियल एस्टेट ब्रोकर्स वहाँ जाके लिस्टिंग कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्डर्स, सेलर्स, बायर, उनके साथ भी नेटवर्किंग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज हमारा पहला वीडियो है, तो अभी हम जानेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री है क्या, और इंडिया में रियल एस्टेट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। देखिए, आप अपने आसपास जो भी देखते हैं वो रियल एस्टेट है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर है या रियल एस्टेट है। आपको घर दिखाई देंगे, बिल्डिंग्स दिखती हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स दिखते हैं, विलास दिखते हैं, ज़मीन दिखती है, लैंड दिखती है, ये सब रियल एस्टेट का पार्ट है। इसका मीनिंग ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट 2-3 साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 13% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। 2030 तक इस इंडस्ट्री का साइज ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन होने वाला है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है। इट्स अ बूमिंग टाइम फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले कुछ साल में कुछ बम्प्स आए। बम्प्स मीन्स आप जिसे कह सकते हैं कि इंडस्ट्री स्लो डाउन हो गई। पहले डीमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद जीएसटी आ गया, कोविड आ गया। कोविड को ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, तो उससे इंडस्ट्री रुकी है। बट लॉन्ग रन में ये तीनों ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। जब मैं हमारे बोलता हूँ तो ये रियल एस्टेट ब्रोकर्स की बात हो रही है, सेलर और बायर की बात नहीं हो रही। तो ये तीनों ही बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। अब आप कहेंगे कि कोविड कैसे बेनिफिशियल है। देखिए, कोविड अब ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गया है, और आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी कम कर दी, होम लोन का इंटरेस्ट कम हो गया है, और एक मेजर चेंज आया है बायर और सेलर के बिहेवियर में। यस, वर्क फ्रॉम होम है। जो लोग अपार्टमेंट खरीद रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा रूम उसमें हो, ताकि कल को अगर कुछ इशू आता है तो वो वर्क फ्रॉम होम इजीली हैंडल कर सकता है। प्लस बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो छोटे शहरों में जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली से लोग गुड़गांव आ रहे हैं, या जैसे नोएडा है वहाँ जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि दिल्ली में जब पीक था कोविड का तो आपने देखा होगा बहुत बुरी हालत थी। अब वो वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ से प्लॉट बेचते हैं, महंगी ज़मीन है, उतने में उनको बहुत अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है, या फ्लोर मिल जाता है, या विला मिल जाता है नोएडा, गुड़गांव में। तो एक तरीके से इंडस्ट्री के लिए वो अच्छा ही है, वहाँ सेल भी हो रहा है और वो आगे जाके परचेज़ भी करता है, तो ब्रोकर्स के लिए बिज़नेस ज़्यादा हो गया।
और जो मुझे सुनने को मिल रहा है, दिल्ली और दिल्ली में शायद इतना लैंड का रेट नहीं बढ़ा है, बट सराउंडिंग जो टाउन्स हैं, जो सेटेलाइट टाउन्स हैं दिल्ली के, उसमें सब में रेट्स बढ़ गए। मतलब प्लॉट के रेट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए। और ये कोविड का इम्पैक्ट है। और रीज़न मैंने आपसे जैसे कहा कि बड़े शहर के लोग छोटे शहरों में जा रहे हैं ताकि खुला हो, कोविड अगर कभी थर्ड वेव फोर्थ वेव कभी आती है तो दे आर सेफ। और नेचुरली लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हम ऐसी प्लेस पे रहें जहाँ पे कंजेशन कम हो। आने वाले टाइम में रेडी टू मूव जो भी अपार्टमेंट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। और टायर 2 टायर 3 इसमें बूम आएगा, क्योंकि बड़े शहरों में ऑलरेडी हम लोग पीक पे हैं। तो जो स्टेट के जो कैपिटल्स हैं या उससे भी छोटे शहर हैं, वहाँ पे भी आपको बूम देखने को मिलेगा। अगर आप स्टेट कैपिटल में हैं या टायर 2 टायर 3 शहर में हैं, आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ हरकत देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। नेक्स्ट 10 ईयर्स ज़बरदस्त बूम आने वाला है हमारे देश में इस इंडस्ट्री में। दोस्तों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2 भागों में बटी हुई है, यानी कि इंडस्ट्री के 2 सेगमेंट्स हैं। एक तो है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट सेगमेंट इज़ द प्राइमरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है वो सिंपल है कि इसमें ब्रोकर बिल्डर्स का मटेरियल सेल करता है। यानी कि एक बिल्डर है, उसने ज़मीन परचेज़ की है, उस पर वो अपार्टमेंट्स बनाता है या विलास बनाता है, फ्लोर्स बनाता है, मॉल बनाता है, लाइक दिस। और एक बात ध्यान में रखिए कि बिल्डर जब परचेज़ करता है लैंड, तो उसके 2 हो सकते हैं रास्ते। एक तो वो गवर्नमेंट से ही खरीद सकता है, और एक वो डायरेक्ट फार्मर से खरीद सकता है या जो ओनर होता है उससे खरीद सकता है। गुड़गांव में जो बिल्डर है, उसने जो लैंड एक्वायर करता है वो डायरेक्ट उसको खरीदना पड़ता है फार्मर से या जो भी सेलर है। अब उसमें कॉम्प्लिकेशन भी बहुत थी कि क्योंकि क्या होता है कि जैसे हरियाणा में रूल है कि आपको अगर अपार्टमेंट्स बनाने हैं तो मिनिमम इतना एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, फिक्स्ड एक लिमिट है। नाउ इट इज़ 5 एकड़्स, पहले शायद 10 या 11 एकड़ थी। तो उतनी लैंड उसको वो खरीदनी पड़ती थी। तो वो क्या करता था, फार्मर से खरीदता था। अब फार्मर भी एक नहीं होता था, कई होते थे। तो सपोज़ करिए 10 फार्मर से उन्होंने ज़मीन खरीद ली। अब उसके बाद फिर वो एग्रीमेंट करता था, कई बार डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आती थी, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। ये हम इस पर एक सेपरेट वीडियो है कि एक्चुअली में बिल्डर्स कहाँ पे जाके फंसता है या कहाँ पे जाके कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उसमें। बट बहरहाल हम देखेंगे कि 2 तरीके से बिल्डर ज़मीन खरीदता है। एक तो वो डायरेक्ट सेलर से खरीदता है या फार्मर से खरीदता है। एक होता है कि गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है, फिर उसको प्लॉट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे नोएडा में है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया, उसने ज़मीन एक्वायर की, परचेज़ की, फार्मर्स को पेमेंट उन्होंने की, और फिर उन्होंने 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ ऐसे करके प्लॉट काट दिए, और ये प्लॉट फिर उन्होंने बिल्डर्स को सेल किए। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो नेचुरली लैंड एक्विजिशन की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो नहीं है। बट एक और इशू है, जब ये लैंड एक बिल्डर खरीदता है तो उसको इंस्टॉलमेंट में मिलती है। यानी कि जो एंट्री है इंडस्ट्री में एज ए बिल्डर वो आसान हो गई नोएडा में। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे छोटे छोटे बिल्डर्स नोएडा में हैं, और ज़्यादातर फेलियर भी उनका हुआ है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में लैंड है। उसको एक डाउन पेमेंट कर दिया और उसके बाद में 5 साल तक उसको ईयरली इंस्टॉलमेंट या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है। तो आसान हो गया एंट्री करना, बट उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत आगे तक जो गए हैं वो बहुत ख़राब थे। यानी कि बैंकरप्सीज हुई है और लॉट ऑफ थिंग्स, वो आपको न्यूज़ में काफ़ी सुनने को मिला होगा। चलिए, तो एक बिल्डर है वो 2 ढंग से लैंड एक्वायर करता है और फिर उसके ऊपर अपार्टमेंट्स बनाता है या विलास बनाता है। दिस इज़ हाउ अ बिल्डर वर्क्स। अब वो क्या करता है, जैसे उसने सपोज लैंड ले ली, उसने 500 अपार्टमेंट्स बनाए, फिर वो क्या करता है कि एक अपनी सेल्स टीम बनाता है जिसमें 10, 15, 20 लोग वो हायर करता है फुल टाइम, और वो फिर सेल करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि सेलिंग उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत हुई, क्योंकि एक सेल्स टीम को आपको सैलरी पे करनी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है, और एरिया आपका छोटा है।
आपको ज़रूरत है आज पूरे इंडिया में सेल करने की या पूरे नॉर्थ इंडिया में या स्पेसिफिक एक एरिया में। तो बिल्डर ने क्या किया, उसने सिस्टम एक और डेवलप किया। अब बिल्डर्स क्या करते हैं कि वो ब्रोकर्स को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक छोटी सेल्स टीम रखते हैं और ब्रोकर्स को अपने साथ जोड़ लिया, वो उनके पार्टनर्स बन जाते हैं और वो भी उनका मटेरियल सेल करते हैं। देखेंगे कि ज़्यादातर बिल्डर जो हैं वो अपना नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं ब्रोकर्स का और उनके थ्रू वो सेल करते हैं। तो ब्रोकर्स के लिए फर्स्ट जो चीज़ समझने की वो ये है कि जो जो प्राइमरी मार्केट है उसमें सेलर इज़ द बिल्डर, वो बिल्डर है और उसका काम है बायर्स को लेके आना। अब इसमें बिल्डर बहुत कुछ करता है, वो अपार्टमेंट भी बनाता है, फ्लोर्स भी बनाता है, विलास भी बनाता है। अपार्टमेंट्स में भी उसने डिफरेंट कैटेगरीज कर दी हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग है, जैसे आजकल आप देखेंगे अफोर्डेबल का काफ़ी है, जो कि 20 लाख से 30 लाख के बीच में है। उसके ऊपर फिर जो रेगुलर अपार्टमेंट होता है विच गोज़ अप टू 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपए तक। फिर उसके बाद सेमी लग्जरी हो गया, 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक सेमी लग्जरी में आ जाता है। फिर लग्जरी आ गया, लग्जरी में 20 to 10 करोड़ तक हम लग्जरी सेगमेंट में काउंट कर लेते हैं। और उसके बाद अल्ट्रा लग्जरी मींस 10 करोड़ 15 करोड़ उससे ऊपर। गुड़गांव में 25 करोड़ का भी अपार्टमेंट है, 30 करोड़ का भी है। बॉम्बे आप जाएंगे आपको 50 करोड़ का भी मिलेगा, हो सकता है 100 करोड़ का भी अपार्टमेंट मिले। तो ये एक सेगमेंट्स हैं जो बन गए हैं इसके अंदर। उसके बाद फ्लोर्स, विलाज, फिर आप कमर्शियल में जाएंगे तो बिल्डर ने शॉप्स बनाई हुई हैं, शोरूम्स बनाए हुए जिसको वो सेल करता है। ऑफिस स्पेस है वो भी वो बनाता है। तो ब्रोकर्स के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है ये जो प्राइमरी मार्केट है। बट हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जो सीखना चाह रहे हैं वो ये सेगमेंट है क्या, कि एक साइड पे एक बिल्डर है जिसके साथ आपका एग्रीमेंट है और एक साइड पे बायर है। आपका काम है आप बायर लेकर आए और आपने बिल्डर से वो माल सेल करवा दिया और आपको कमीशन बिल्डर पे करता है। मेजर फ़र्क है कि आपको जो बायर है वो कमीशन नहीं पे करता है इस सेगमेंट पे। तो अब इस सेगमेंट में कुछ इश्यूज भी हैं। नेचुरली हर इंडस्ट्री में एक इश्यूज होते हैं। मैं इश्यूज आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, ताकि आप उसके सोल्यूशन को ढूंढें या हम आपको सोल्यूशन देंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो इशू इस सेगमेंट में देखने को मिलता है वो है फ्रॉड्स बाय बिल्डर्स। देखिए, फ्रॉड भारी वर्ड है बहुत, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक बिल्डर बिना डॉक्यूमेंटेशन के मटेरियल सेल करना शुरू कर देता है, सोचिए कि आप एक बिल्डर के साथ आपका एग्रीमेंट हो गया, आप उसका मटेरियल अपार्टमेंट्स आप उसके सेल कर रहे हो, और अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन जो ओनरशिप का है वो सही नहीं है, तो आप सोचिए आगे जाके क्या होगा। आपने मटेरियल बेच दिया, आपने अपने दोस्तों को अपार्टमेंट बेच दिए, मालूम हुआ बिल्डर जो है उसका सेलर के साथ में एग्रीमेंट ही नहीं था ठीक से और वो लीगल में आ गया, अटक गया सब कुछ। तो आपके जो नेटवर्क है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो ये बड़ा इशू है जब आप बिल्डर का मटेरियल सेल करते हैं। सोल्यूशन सिंपल है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस बिल्डर के पास डॉक्यूमेंटेशन ठीक से है कि नहीं है या अप्रूवल्स हैं कि नहीं है। तो अब जो जैसे रेरा आ गया, तो रेरा से एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि कोई भी बिल्डर जल्दी से मटेरियल सेल करना शुरू नहीं करेगा जब तक उसके पास ओनरशिप नहीं है ठीक से। अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले सॉफ्ट लॉन्चेस होते थे। ना सॉफ्ट लॉन्च क्या होता था? सॉफ्ट लॉन्च का मीनिंग ये है कि एक बिल्डर ने लैंड का एग्रीमेंट कर लिया, उसने पेमेंट नहीं की है, उसने फार्मर को पूरी पेमेंट नहीं की है, उसने 10% 15% जो भी पेमेंट कर दी, एग्रीमेंट हुआ और उसने फार्मर को बोल दिया कि मैं 6 महीने बाद तुम्हारे को बाकी पेमेंट दे दूँगा। अब एक्चुअली में ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ दैट लैंड, अभी वो मालिक नहीं है उस ज़मीन का, लेकिन वो क्या करता था, फुल पेज ऐड आती थी अखबार में और वो अपार्टमेंट बेचने स्टार्ट हो जाता था और नेचुरली ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते थे, वो भी आगे बेच देते थे। कई जगह पे क्या हुआ कि पीछे जो पार्टी यानी कि जो सेलर था उसके साथ उसकी एग्रीमेंट नहीं ठीक से हो पाई, लीगल हो गया मैटर, उसने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। अब अगर सेलर ने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया तो लैंड का ओनर अब वो है और बिल्डर ने मटेरियल बेच दिया कुछ, सो कॉम्प्लिकेशन हो गई। उस वजह से काफ़ी बिल्डर्स आपने देखा होगा कि भाग गए या बैंकरप्ट हो गए, वट एवर यू कॉल इट। सो ये एक मेजर इशू था। अब ये कुछ कंट्रोल हो गया रेरा के बाद में। सेकंड जो इशू आता है इसमें वो है डिलेड
पेमेंट ऑफ कमीशन बाय द बिल्डर। अब आपने काम किया, मेहनत की, 2-4 अपार्टमेंट आपने 3 महीने लग के बेच दिए एक बिल्डर के। नाउ यू एक्सपेक्ट द मनी, अब आपको कमीशन चाहिए बिल्डर से। दिक्कत कहाँ है कि बिल्डर की नीयत ही ठीक नहीं है, वो आपको पेमेंट नहीं करना चाहता, वो सोच रहा है कुछ और मटेरियल भेज दे, या हो सकता है वो ये सोचे कि आप इतने सारा पेमेंट आपकी बन जाएगी, एक अपार्टमेंट या आपको दे दे। लेकिन होता क्या है कि ब्रोकर के खुद के एक्सपेंसेस हैं, अगर उसका ऑफिस है तो एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा हैं, उसको कैश की ज़रूरत है। मैंने देखा है कई बार बिल्डर्स साल, 2 साल, 3-3 साल तक पेमेंट नहीं करते हैं। अगर सेल्स डाउन आ गई है तो वो मान लीजिए कि वो कमीशन डूब भी सकती है, क्योंकि वो पेमेंट आपको जल्दी से करेगा नहीं। ये एक मेजर इशू है इस सेगमेंट का। इसका सोल्यूशन क्या है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट इशू ये है। तो जब भी आप कभी डील करें बिल्डर से, ध्यान में रखिए कि मेरी कमीशन सेफ़ है कि नहीं, या मुझे कितने टाइम पे दे रहे हैं। मुझे खुद एक बिल्डर ने 2 साल के बाद की पेमेंट, और वो बहुत बड़ा बिल्डर था, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, इस्टेब्लिश बिल्डर है। तो इस मीन्स कि ये एक इशू है। तो आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। थर्ड इशू इस इंडस्ट्री का है, जो हर इंडस्ट्री में होता है, कंपटीशन है। कंपटीशन मीन्स है कि आप भी एक ही बिल्डर के साथ, बट एक बिल्डर के साथ हज़ारों ब्रोकर जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे भी बिल्डर को जानता हूँ जिसके साथ 5,000 ब्रोकर जुड़े हुए हैं, वो उसी का ही मटेरियल बेच रहे हैं। तो ब्रोकर्स का आपस में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो बायर पोचिंग मतलब क्लाइंट पोचिंग होता है, मतलब कि कोई ब्रोकर किसी का बायर ले गया, कोई किसी का ले आया, मिलवाया आपने था, कोई और ब्रोकर घर में जाके पहुंच गया बायर के, और उसने उसके थ्रू डील कर ली, तो आपकी मेहनत बेकार हो गई, समथिंग लाइक दैट। तो एनीवे, ये हर इंडस्ट्री में होता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी है, और स्पेशली इस सेगमेंट में ये इशू है। फाइनली एक मेजर इशू है कि सपोज करिए आप बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं, आप एक बायर को लेके गए बिल्डर के पास, तो बिल्डर उसका फ़ोन नंबर वगैरह ले लेगा आपसे। अब उस बिल्डर के पास आपका फ़ोन नंबर है। किसी भी स्टेज पे हो सकता है कि आप अपने बायर के लिंक में ना रहें, तो बिल्डर क्या करता है, बिल्डर डायरेक्ट उसको अप्रोच कर लेता है, और वो क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाता है। अब बिल्डर्स ने इसको मैनेज करने के लिए सिस्टम बना रखा है, अलग अलग सिस्टम है, बट ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में ये, स्पेशली इस सेगमेंट में ये इशू है कि आपने किसी को, क्लाइंट को तैयार किया, आपका उसमें गैप आ गया, मालूम हुआ उसने डायरेक्ट जाके बिल्डर से परचेज़ कर लिया। अब सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जो सेकेंडरी सेगमेंट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, वो क्या है? सेकेंडरी सेगमेंट मीन्स रीसेल। रीसेल मीन्स एक बार बिका हुआ दोबारा जब बिकता है तो हम उसको सेकेंडरी मार्केट में काउंट करते हैं। अब इसमें सब कुछ आ गया। इसमें अगर बिल्डर ने भी अगर कुछ बेचा था, वो नेचुरली बिल्डर ने पहले को बेच दिया, एक बायर आया उसने उसे खरीद लिया, अब जब दोबारा वो बिकता है तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। तो इट मीन्स कि सेकेंडरी मार्केट ज़्यादा बड़ी है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट को देखेंगे तो बड़ी लैंड्स हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, कमर्शियल, रेजिडेंशियल तो है ही, बट कोई भी चीज़ एक बार बिक गई या बिल्डर ने बना के बेच दी, कोई भी चीज़, कोई भी अपार्टमेंट, विला बिल्डर ने बना के बेच दिया, वो रीसेल में भी आएगा। तो इसलिए रीसेल मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है। स्पेसिफिकली इसमें बड़ी लैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़। तो इसमें कमर्शियल भी हो गया, कमर्शियल लैंड हो गई, इंडस्ट्रीज़ भी आ गई, इंडस्ट्रीज़ में शेड्स हो गए और वेयर हाउसेज हो गए। और लीजिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में लीजिंग बहुत बड़ा एक एरिया है, बहुत बड़ी फील्ड है, क्योंकि आपको लगता होगा यार एक घर का किराया कोई ले रहा है तो क्या मिल जाएगा, 10,000, 15,000। मैं एक ऐसे ब्रोकर को जानता हूँ जिसने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लीजिंग का काम किया हुआ है, सिर्फ रेजिडेंशियल में। और अगर आप उसके पास जाएंगे तो उस एरिया के अब अगर आप उसके पास जाएंगे, ही इज़ ए मास्टर ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया, एक लोकेलिटी का वो मतलब मास्टर है। किसी को किराए पे लेना है तो वो उसी के पास जाएगा, और उसके पास ऑप्शन बहुत सारी होती हैं, एंड ही इज़ अर्निंग वेल। उसके पास 10,000 का भी रेंट पे घर है और 2 लाख का भी है। और अगर लीजिंग में आप जाओगे तो जैसे वेयर हाउस है, वेयर हाउस तो लाखों स्क्वायर फीट में मिलता है, या फैक्ट्री शेड्स होते हैं, तो लीजिंग भी 25-25 लाख रुपया मिलती है। पेपर वर्क ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा एक सेगमेंट है सेकेंडरी मार्केट का। अब सेकेंडरी मार्केट के इश्यूज़ क्या हैं? देखिए, सबसे पहला जो इशू है डॉक्यूमेंटेशन।
सेकेंडरी मार्केट में डॉक्यूमेंटेशन टफ होती है। टफ इन द सेंस कि क्योंकि क्या होता है, हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसमें धांधली भी हो सकती है। यानी फैमिली है, फैमिली के नाम से ज़मीन थी, 5 लोग उसके ओनर्स हैं, उसमें से 2 ने तो यस कर दी, 3 ने कहा नहीं हम नहीं देते, या 4 ने साइन कर दिए, एक का साइन नहीं था फिर भी वो ज़मीन बिक गई। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में जो मैक्सिमम कोर्ट केसेस हैं वो ज़मीन से रिलेटेड है। इस कंट्री मार्केट है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ है। तो जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपको सीखना होगा, ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा आपको। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड इशू आता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट में जब भी कोई जो रियल इस्टेट है वो बिकता है तो रजिस्ट्रेशन होता है, स्टैम्प पेपर लिए जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो जब ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो नेचुरली इट मीन्स कि एक और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया, तो एक वो काफ़ी लोग जो है उस चीज़ को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। और वो चेंज भी होते रहते हैं। डिफरेंट लोकेलिटीज़, एक ही शहर में डिफरेंट एरियाज़ की स्टैम्प ड्यूटी डिफरेंट होती है। गुड़गांव में जैसे इतने सारे हैं तो 8-10 एरियाज़ अलग अलग हैं, उनके रेट्स अलग अलग हैं स्टैम्प ड्यूटी के। किसी में 10,000 है, किसी में 15,000 है, 30,000, जिसको सर्कल रेट कहते हैं, ये अलग अलग है। तो वो थोड़ी सी नॉलेज आपको इसके लिए ज़रूरी है। थर्ड इशू आता है, जो थर्ड इशू है सेकेंडरी मार्केट में, वो ये है कि जो बायर और सेलर हैं वो ब्रोकर को बहुत अच्छा नहीं मानते। यानी कि उनके माइंड में जो पिक्चर है ब्रोकर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ये अपने आप में एक मीनिंग इसका क्या है कि भाई क्यों नहीं अच्छी, इतना मेहनत करता है ब्रोकर। अब जब बायर और सेलर ब्रोकर को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं तो वो हमेशा उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, या उनको लगता है झूठ बोल जाएगा, ठीक से डील नहीं करेगा, लाइक दैट। ये इशू है। जब आप इस इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि यार ये मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा, मैं तो सब कुछ ठीक से कर रहा हूँ। और ये एक पूरी एक स्टोरी है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है कि हम ये क्यों है और हम इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। फोर्थ इशू है कि कमीशन कम मिलती है। अगर बहुत बड़ी डील आपने कर ली, 100 एकड़ की डील कर ली, तो हो सकता है कि जितना आपसे कहा गया था कमीशन उतनी ना मिले, उसका हाफ मिले। क्योंकि जो सेलर या बायर है उसको लगता है इसने यार क्या है 4-5 फ़ोन ही तक किए हैं, और लाइक दैट, वो उसके माइंड में एक पिक्चर है। तो कई बार कमीशन आपको पूरी नहीं मिलती या देर से मिलती है। तो सोल्यूशन है उसके, आप जब एग्रीमेंट होता है तो आप उसमें क्लॉज डाल सकते हैं कि सर इसमें कमीशन लिख दो कि मेरी 1% कमीशन है और मुझे जब रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद में मिल जाएगी। लास्ट में एक मेजर इशू जो मुझे देखने को मिलता है सेकेंडरी मार्केट में, कि जो लिस्टिंग्स हैं, यानी कि लिस्टिंग मैंडेटेड नहीं होती है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं ब्रोकर हूँ, मेरे पास एक सेलर आया कि यार मेरा एक घर है वो बेच दे। अब मुझे जाके मालूम होता है कि उस घर को 10 ब्रोकर्स बेच रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि सेलर ने 10 ब्रोकर्स को वो चीज़ सेल करने को दी हुई है। लेकिन अब इससे होता क्या है कि अब 10 में से एक ब्रोकर के थ्रू डील होगी, बाकी 9 जो ब्रोकर्स हैं उनका एफर्ट वेस्ट हो जाता है। मेहनत सब करते हैं लेकिन डील तो एक ही ब्रोकर के थ्रू होगी, तो बाकी जो 9 ब्रोकर्स हैं उनका एफर्ट वेस्ट होता है। जैसे यूएस में है, यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में एक ऑफिशियल जो लिस्टिंग होती है उसका एक ब्रोकर फिक्स हो गया। सेलर है, उसने एक ब्रोकर को बोल दिया कि तुमने सेल करना है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन हो गया, कमीशन उसको उतनी मिलेगी, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और वो ही सेल करता है। और एक टाइम होता है 3 महीने 6 महीने। अब क्या होता है कि 6 महीने तक वो ब्रोकर उससे पूरी मेहनत करता है, क्योंकि वो किसी और ब्रोकर के पास नहीं है वो डील, तो उस ब्रोकर के कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारे देश में ये अभी नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है। इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि मैंडेट कैसे हो और कैसे ब्रोकर्स इस चीज़ को इंडस्ट्री में ला सकते हैं, इससे सबको फ़ायदा हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट मेरे साथ चैट करना तो brokersadda.com पे जाइए, साइन अप करिए, फ्री है। जब आप साइन अप करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपका फ्रेंड हूँ ब्रोकर अड्डा पे। आप मेरे साथ डायरेक्टली 1-to-1 चैट कर सकते हैं, कोई भी इशू हो, बड़ा भाई मान के आप कुछ भी मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि हर स्मार्ट ब्रोकर वीडियो में हम एक स्मार्ट ब्रोकर से मिलेंगे।
आज के हमारे स्मार्ट ब्रोकर हैं मिस्टर गिल, जो दिल्ली बेस्ड हैं और 30 साल से भी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। आइए उनसे मिलते हैं। गिल साहब, हम लोग एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। स्मार्ट ब्रोकर के नाम से। और ये ओके। वीडियो सीरीज़ मेनली है जो नए लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जी। या जो ऑलरेडी ब्रोकर्स का काम कर रहे हैं और अभी कामयाब नहीं हुए हैं, या ठीक जिनको है। दिक्कत आती है। तो हाँ जी, हाँ हर जी। वीडियो में हम एक स्मार्ट ब्रोकर का इंटरव्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके। तो जो लोग मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं ब्रोकर्स और कामयाब हैं और जिनको मालूम है पूरी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि कब आपने शुरू किया रियल एस्टेट ब्रोकरेज का काम। ये तो मैंने जो स्टार्ट किया इन द एज ऑफ 26 ईयर। ये तो काफ़ी मैं टाइम 30 पहले की, हाँ, ऑलमोस्ट 30 26 साल इयर्स। 34 ईयर्स बैक। 34 ईयर, ओके। तो तो क्यों किया आपने आपने रियल एस्टेट का काम क्यों शुरू किया? रियल एस्टेट का काम मेरा करने का मतलब था, मैं था फाइनेंस में। तो ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदता था और थ्रू ब्रोकर ही खरीदता था। तो ठीक है। मैंने देखा कि इसके अंदर थोड़ा लोचा लगा मेरे को कि वो बोलते कुछ हो रहे हैं, बताते कुछ हो रहे हैं। पहले जो आज से अगर आप 20 साल पीछे जाएंगे तो लोगों का काम करने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट था। ओके। तो पहले लाला टाइप की गेम्स थी, राइट। उस हम्म, टाइम कोई ज्यादा जो जितने प्रॉपर्टी डीलर्स थे कोई एजुकेटेड नहीं थे ज्यादा। हम्म, तो इनके पास वो एजुकेशन नहीं थी। हम पढ़े लिखे थे। तो हम्म, लेबर का जो स्टाइल वो वर्किंग था वही था पुराना। हम्म, उससे हमने महसूस किया कि एक तो हमारे को बार बार ये लोग अमाउंट बताते कुछ हो रहे हैं और एक्चुअल में होता कुछ हो रहा है, पीछे सेटिंग मतलब बड़ा डिफरेंट सा सिनेरियो था उस टाइम। ऑर्गेनाइज नहीं था ज़्यादा मार्केट। ऑर्गेनाइज नहीं था, साथ में ठीक ना है। जितने लोग काम करने वाले थे उन लोगों को ये होता था कि शाम को 10-20 हजार रुपये बन जाए, 10-5 हजार रुपये बन जाए बहुत है। हम्म, तो उसके चक्कर में वो लोग अपने हिसाब से गेम को घुमाते थे। ओके। तो मैंने महसूस किया कि यार ये काम जब अब हम फाइनेंसर हैं और हम इसको हमारे को इसकी नॉलेज है तो हमारे को हम्म, क्यों ना ये काम खुद ही शुरू कर दिया जाए। भाई ओके। हम प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और साथ में हाँ। हम लोग फाइनेंसर तो है ही हैं। अच्छा। प्रॉपर्टी खुद ही उठा लो, उसको बाद में थोड़े टाइम बाद बेचो। तो मैंने पहले तो मैं फाइनेंसर रहा तकरीबन 3-4 साल। वैसे ठीक। जो प्रॉपर्टीज का काम है मैंने अपनी 23 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। वेरी। आपको तो लगता है कि ब्रोकर के लिए कोई स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, या यस, एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है? बहुत जरूरत है। अच्छा, बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन के बगैर अगर कोई भी ब्रोकर आज की तारीख में ब्रोकर बनता है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब। ठीक रीजन है। है, हाँ। एक तो सारा काम आजकल डिजिटल हो गया है। हम्म, दूसरा, जितने ब्रोकर है तक नए आते हैं उनके पास ना ये चीज की नहीं है अभी। एक्चुअल में सबसे पहले प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स देखने बहुत जरूरी, समझ आने चाहिए भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा। और जो बंदे आपको प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं उसके बाद हम्म, उसकी असेसमेंट, मार्केट की हम्म, असेसमेंट, ये हम्म, जब तक उसके बाद एजुकेशन नहीं होगी तो वो बंदा काम नहीं कर सकता। ओके। तो ये सब चीजें साथ में जुड़ती हैं आदमी के प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे जैसे एजुकेटेड लोग आते जा रहे हैं तैसे जैसे आप देखो लोगों को काम करने का वर्किंग स्टाइल सारा चेंज हो गया। चेंज हो गया। पहले तो था भी अपने मल्ले में दुकानदारी, दाएं बाएं दुकान खोली हुई है, लोग आए हाय जी। हम्म, 2 दिन जिसने सामान बेचना होता था पहले लाला जी के पास, प्रॉपर्टी डीलर के पास 2 दिन बैठ के चाय पीता था। तीन हम्म, दिन समझता हम्म, था ये बंदा हरामी तो नहीं है। उसके बाद उसको अपनी प्रॉपर्टी बताता था। हम्म, ऐसे ही खरीदने वाला होता था, खरीदने वाले को प्रॉपर्टी डीलर को पट्टू डालना पड़ता, पापा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे मैंने तुझे खरीद लो। और हाँ, क्या करूंगा, मेरा मुंडा क्या करेगा, इस टाइप का हाँ, माहौल। ओके। अभी तो माहौल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और लोग लड़ा भी पड़ा रशिंग टू द सिटी एरिया। हम्म, सिटी एरिया में आ रहे हैं तो नेचुरली बात है उनको फिर मीडियोकर तो चाहिए चाहिए। हम्म, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ब्रोकर के लिए हम्म, कि ब्रोकर के साथ में जैसे कंपनी के साथ अटैच हो गया बंदा, मान लो किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो हम्म, नाम लूंगा तो शायद किसी को प्रॉब्लम हो। हम्म, तो इन लोगों का जो स्ट्रक्चर है ना, हर डीलर के डीलर वाइज फर्क है। हम्म, ठीक है ना, ये लोग क्या हम्म। करते हैं, प्राइस वेरिएशंस बहुत है इन लोगों के। आप बिल्डर की बात कर रहे हैं? यस।
अच्छा। हुँ, प्राइस हुँ, वेरिएशंस बहुत है। हुँ, अगर कोई बंदा इनको कोई होलसेलर मिल जाता है तो उसके प्राइस अलग हैं, और हुँ, वही जो जब वो बंदा होलसेल में खरीद के रिटेल में आया था, हमारे पास सामने आया था, हम रिटेल में काम कर रहे हैं, तो हम जी, किसी चीज के लिए कोई प्रॉपर्टी का रेट ऑफर करते हैं, तो वो बंदा ऑलरेडी ऊपर से उसने कमा चुका है जितने हमारे को मिलने थे। तो हुँ, वहां पर उसको आज की तारीख में डीलर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, नए बंदों में तो ज्यादा आती है। ओके। अभी वो जो नए कोविड एग्जैक्टली मैं करते हैं। हाँ जी। ठीक है, समझ गया मैं। कोविड का अभी क्या इम्पैक्ट हुआ है? अभी 2 साल से क्या है, जैसे 1.5 साल हो गया कोविड से, कुछ फ़र्क पड़ा इंडस्ट्री में? देखिए जी, कोविड से एक बात का फर्क पड़ा, प्रॉपर्टी सेल में बहुत आई है। सेलिंग अच्छा, सेल पे सेल बहुत ज़्यादा आई है। सेल बहुत आई है। अच्छा, और साथ में जहां जहां कोविड नहीं हुआ वहां पर लोगों की शिफ्टिंग बहुत है। इसकी ओके। वजह से आप कह सकते हैं, जैसे दिल्ली में अगर आपको मैं बात बताऊं, तो दिल्ली में आज भी प्रॉपर्टी तेज नहीं है, अच्छा, प्रॉपर्टी स्टेबल है। ओके। और कोई चीज मान लीजिए 1 करोड़ की थी, तो हुँ, वो आज भी 1 करोड़ 5 लाख के आसपास है। लेकिन इसको कंपैरिजन करो आप, अगर मोहाली साइड चले जाओ, चंडीगढ़ साइड चले जाओ, अपना गुड़गांव साइड चले जाओ, नोएडा साइड हुँ, चले जाओ, तो यहाँ प्राइस हाइक है और बड़ी स्पीडली तेज हुआ है। ओके, इसका रीजन था कि कई लोग आज की तारीख में दिल्ली को छोड़ना चाह रहे हैं। अब ओके। कुछ लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन जब तक हाँ, वो अंदर अंदर उनकी वर्किंग चालू है, उनको लगता ओके। है कि दिल्ली का जो पिछला कोविड सेशन गया है, हाँ, लोग हाँ, सिलेंडर ले लेके घूम रहे हैं, बुरा हाल। और हाँ, मतलब लोगों ने देखा डेथ अपने रिलेटिव्स की, हाँ, फैमिलीज की। और हुँ, उसके हुँ, अंदर एक ये भी हुआ ना कि फैमिली तबाह हो गई। अब उनके पास हुँ, बिजनेस करने के लिए नहीं है, तो सबसे पहले वो लोग कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी बेचो। उनके ओके, पास कोई सिस्टम ही नहीं है अपना सर्वाइवल का। ओके, ओके, तो बेचो, बेच के कहीं और निकलो, आगे निकलो। तो गुड़गांव में सस्ती मिल रही थी, मान लो उन्होंने 10 करोड़ की हाँ, प्रॉपर्टी बेची, हाँ, गुड़गांव में हाँ, उनको 4 करोड़ की मिल गई, 6 करोड़ उनके पास आ गया, वो सोचते थे हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो हाँ, आज गुड़गांव में ही वो चीज जो है वो 4 वाली थी, वही पहुंच गई 6-7। हुँ, तो तो ये कोविड का ये इफेक्ट तो हुआ है कि दिल्ली में लोगों की सेलिंग बहुत बड़ी है। अच्छा जी। बनस्पति, अब यही चीज जो फाइनेंसर्स थे, जहाँ जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज थी गुड़गांव में, नोएडा में और मोहाली में, अगर आप हैरान हो जाएंगे देख के, हाँ, हाँ, हाँ। मोहाली में प्रॉपर्टीज के रेट बहुत बढ़े। ये अ, रीज़न यही है कि दिल्ली से लोग शिफ्ट हो रहे हैं? ये मेन बहुत रीज़न है? अच्छा, ड्यूरिंग ड्यूरिंग लास्ट कोविड सेक्शन, हाँ, आई वाज देयर इन मोहाली फॉर 75 days अप्रैल अप्रैल मई की बात कर रहे हो यस, आप? ओके, फ्रॉम हुँ, मिड अप्रैल टू हुँ, जुलाई मिड। जो मैं पीक था बिल्कुल, सेकंड हाँ, वेव मैं में। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ था। हमने यहाँ ओके, पूरा ताला वाला लगा दिया था, बंद कर दिया ओके, था, सारे ओके, बिजनेस वगैरह सब कुछ बंद करके हम और निकल गए थे। हाँ, तो हाँ, वहां पर हमने इस चीज को महसूस करा कि दिल्ली से और सराउंडिंग एरिया से बहुत लोग वहाँ। सबसे बड़ी बात एक और थी कि लोग ये भी देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हुँ, हुँ, गुड़गांव में भी अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलपमेंट है हुँ, हुँ, बनस्पत दिल्ली। और हुँ, इसी हुँ, तरह से अगर आप मोहाली देखेंगे तो मोहाली में बहुत वेल प्लान्ड सिटी उन्होंने बनाई है। अच्छा, ओके, और ग्रीनरी बहुत है, ऑक्सीजन लेवल 86%, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 86, समटाइम्स गोइंग्स टू 92%। तो 90, वेरी गुड, हमारे दिल्ली में वी आर लिविंग विद द 40 to 40 अराउंड दिस ऑक्सीजन लेवल। ओके, ओके, तो यू आर किलिंग योरसेल्फ। हुँ, तो हुँ, ये लोगों का अभी अभी आप देखेंगे मोहाली में, मैंने वहाँ काफी अच्छी ब्रोकरेज की 2.5 महीने में, हुँ, और पहले भी मैं करता रहा, लेकिन इस दौरान हुँ, मेरी वहाँ आइडेंटिटी बन गई। हुँ, हुँ, तो हमने वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस किया। और मैंने देखा कि अगर 10 क्लाइंट आ रहे हैं इस खरीदने वाले, तो आउट ऑफ 10 6 वाज फ्रॉम दिल्ली एंड गुड़गांव। ये इवन तो बहुत बड़ा गुड़गांव। इम्पैक्ट है, ये तो काफ़ी बड़ा यस, इम्पैक्ट है कोविड का, यस, है जी? यस। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, तो अभी भी हुँ, लोगों की, अब दिवाली की वजह से थोड़ा सा रुक गया है, और हाँ, अभी कोविड का सीन भी थोड़ा कम हुआ है, तो लोगों का हाँ, ध्यान थोड़ा सा अभी अच्छा, अभी देखा मैंने कि सर्वाइवल की तरफ, बिजनेस की तरफ, क्योंकि चला लोगों गया का है, बिजनेस भी काफी डाउन है। हाँ, यस, बिजनेस डाउन है, देखो कैश फ्लो हाँ, मार्केट में नहीं है। ये एक ना सिस्टम होता है, जो अगर शेयर मार्केट ऊपर जाती है, तो उसके साथ साथ मैंने देखा पैरेलल में हमेशा हुँ, प्रॉपर्टीज मार्केट बहुत ऊपर जाती है। अच्छा, ओके, जब शेयर मार्केट नीचे जाती है तो आप देखना प्रॉपर्टीज मार्केट डिफरेंट होती है, उस टाइम फिर बायर ज्यादा होते हैं।
अच्छा। इस टाइम सेलर ज्यादा है, जो लेकिन जो बायर हैं ओके। वो लोग वो उनके साथ लिंक्ड नहीं है। जब ये प्रॉपर्टी अभी जब ये डील शेयर नहीं हो मार्केट पा डाउन रही अभी। जाती है, हाँ, जब हाँ। प्रॉपर्टी डाउन जाती है तो लिंक्ड हो जाते हैं लोग जी। और आपकी बताइए। स्पेशलिटी क्या है गिल साहब? क्योंकि रियल स्पेशल एस्टेट में मैं सही जिस बात बताऊं तो मेरा हाँ तो जी। बिग डील्स के अंदर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। हम्म। और बिग डील्स के अंदर मेरा ध्यान देने का मतलब क्या कि बड़े लोगों के साथ ना काम करने का मजा अलग है। हम्म। वो लोग ना आपकी बात को, सिस्टम को बड़ी जल्दी समझते हैं और हम्म। इंटरेस्ट लेके बात को समझते हैं। हम्म। जब आप एक रूटीन बायर या सेलर से काम करते हैं तो हम्म। कई चीजें उनको आपको बतानी पड़ती हैं जो उनको नहीं पता। ओके। तो वहां आपकी माथा खर्ची ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं बिग डील्स पे ज्यादा ध्यान रखता हूँ। नहीं, वो तो देखिए अंडरस्टूड है, आप वो स्टेज पे आ गए हो। ठीक है। हाँ जी। तो अगर आज एक आदमी नया एंटर करता है रियल एस्टेट मार्केट में, हाँ। ठीक है, उसके सामने कई ऑप्शंस है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारी ऑप्शन है। सेकेंडरी मार्केट है, बिल्डर के साथ काम कर सकता है, हाँ। उसमें लीजिंग भी है, लग्जरी प्रॉपर्टी भी है, अफोर्डेबल भी है। क्या काम करना चाहिए जो आसान हो, उसको लगे कि मैं इससे थोड़ा सा घुस जाऊंगा इंडस्ट्री में, ठीक थोड़ा सीख जाऊंगा, फिर मैं अपने हिसाब से दूसरे सेगमेंट में जा सकता हूँ। उसको स्टार्ट तो देखो जी, नेचुरली बात है, स्टार्ट तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ही करेगा तो ठीक ओके। रहेगा। ओके। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का इस टाइम जो हाल है वो ठीक नहीं है। ओके। लेकिन अगर आप बनस्पति दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली में आज की दिन में कमर्शियल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ऊपर है। अच्छा, कमर्शियल ऊपर है। ओके। यस। और अगर आप मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ वहाँ का, हैरान हो जाओगे। मोहाली का, हम्म। मोहाली में एक 40 बाई 80, 40 बाई 80 का प्लाट कितने का जो गया, हम्म। मोटा मोटा, अब हम्म। लगाइए कितने का हो गया। हम्म। वहां पर ये कमर्शियल प्लाट स्टार्ट फ्रॉम 5 CR, हम्म। प्लॉट हो। ओके। तो वहां जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से रेंटल नहीं है कंपैरिजन वैसा। में वो इतने नहीं है। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट वहां कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करने का बहुत रहता है, बहुत ज्यादा, रेजिडेंशियल के अलावा। हमारी दिल्ली में आज की तारीख में लीजिंग बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। ओके। और सब लोग, जैसे आप आउटलेट खोल रही हैं, जैसे मान लीजिए कमोडिटीज की मार्केट बड़ी जबरदस्त है, ई हम्म। बिजनेस बड़ा जबरदस्त है। हम्म। और आने वाला टाइम कोविड की वजह से सब लोग ऑनलाइन ही अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, परचेसिंग में भी और सेलिंग, इवन सप्लायर भी उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ओके। लोगों को बैठे बैठे काम, अगर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है तो लोगों का ये, इसी वजह से उन लोगों को फिर जगह ज्यादा चाहिए, स्टोरेज की जगह ज्यादा चाहिए, सेलिंग की जगह चाहिए। तो वो चीज हम्म। का बिजनेस काफी बढ़ रहा है। और ये मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में, जैसे गुड़गांव में कई प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज डेड पड़ी हैं, वो भी मेरे ख्याल से उठ के आएंगी इसकी वजह से। क्योंकि ओके। गुड़गांव में भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, मतलब आप क्या नंबर्स में, क्वांटिटी नहीं कहना चाहिए, बड़े हम्म। नंबर्स में रेजिडेंट्स हैं। लेकिन हम्म। उनके पास उस टाइप की फैसिलिटी, जिस टाइप की दिल्ली में फैसिलिटीज मिल रही है, वहां फैसिलिटी 100% नहीं है। फैसिलिटीज है लेकिन 100% नहीं है। ओके। अगर मैं ये बात करूं, ब्रोकर को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है? मतलब एक बार आदमी ब्रोकरेज बिजनेस में आ जाता है, क्या हम्म। दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ती हैं? आप मुझे दो तीन के बारे में बता दीजिए, सबसे ताकि वो पहले तैयारी कर ले उसके हिसाब से। सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसको ब्रोकरेज कभी टाइम से नहीं मिलती, ओके। जो सबसे उसके लिए मेन है। तैयार रहना चाहिए। हाँ। यस। उसका तरीका, सब ब्रोकरेज टाइम से नहीं मिलती तो उसका सारा अंदर का ऑफिस स्ट्रक्चर, सिस्टम सारा डगमगा जाता है। हम्म। इसका तरीका आने वाले टाइम में देखिए, ऐसे है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी प्रॉपर्टीज जो है वो हम्म। 100% वाइट या 100% उस तरीके से नहीं चलती। हम्म। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ब्रोकरेज के साथ में। हम्म। क्योंकि ब्रोकरेज के साथ में लोग आ, अब शुरू हुए हैं थोड़े से, कि साथ ही में जब उनका एग्रीमेंट साइन होता है सेलर बायर का, तो साथ में ब्रोकरेज वाले भी अपने एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं, बस साइन करते हैं बस। हम्म। वो हम्म। कमीशन कैसे देता है, कैश में देता है या चेक से देता है, वो एक सेकेंडरी मैटर है। हम्म। लेकिन लोग शुरू हो गए हैं कि ओके। कल को ये दिक्कत ना आए। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब हम्म। बंदा उसको एग्रीमेंट साइन करा रहा होता है तो उस टाइम अमाउंट
तो आप एग्रीमेंट में तो लिख लेते हो, हम्म बायर सेलर के एग्रीमेंट में, लेकिन हम्म कमीशन वाले उसके अंदर आप उसके अमाउंट को जिक्र नहीं कर सकते। ओके वहां दिक्कत आ गई ना। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी हम्म आपने 10 करोड़ की बेची और 10 हम्म करोड़ की बाइंग सेल चल रही है, लेकिन आप कमीशन लिखते हो 1%, 2%, आधा हम्म परसेंट जो भी आपकी तय हुई, हम्म लेकिन उसके हम्म, अंदर अगर आप उसको 10 करोड़ लिखते हो तो वो इसका मतलब है वो डील की अमाउंट की लीकेज मार्केट में आ जाती है, और मार्केट में अच्छा लीकेज आती है तो लोगों के नेचुरली बात है हर चीज एक्टिव हो जाती है, तो हाँ इसलिए हाँ लोग कहते हाँ हैं आप लोग कमीशन तो लिख ले, लेकिन अच्छा भाई इसमें अमाउंट बंद करिए। अमाउंट वन करना ओके ठीक है। या या उसका दूसरा तरीका फिर मैंने हल निकाला था, ये काम करो अमाउंट लिख लो, खाली कमीशन का अमाउंट, अच्छा सिर्फ वो कमीशन का मिल अमाउंट रही है कितने परसेंट में मिल रही है उसके अंदर वो जिक्र नहीं आएगा। मतलब डील का अमाउंट बहुत हाँ लिखा ही नहीं जाता हाँ, है ना लिखते हैं नहीं डील लिखा, का अमाउंट अच्छा नहीं नहीं लिखा नहीं जाता नहीं ओके नहीं। मान ओके लीजिए आपने 10 करोड़ की डील कराई तो आपकी 1% कमीशन तय हुई, हम्म तो आपकी कमीशन 10 लाख रुपए हो गई। ठीक है। हम्म तो हम्म आपने उसके अंदर लिख दिया भी आई विल पे द ऑन कंप्लीशन ऑफ हम्म डील हम्म ₹10 लाख, उसके अंदर हम्म परसेंटेज नहीं आई, ओके तो परसेंटेज नहीं आई तो बच गया बंदा। बच गया ओके जी। और कोई और इसके अलावा दिक्कत या ये मेजर इशू तो है सबसे मेन दिक्कत ब्रोकरेज की है, ब्रोकरेज की इसके अलावा तो दिक्कत बाकी तो बंदा हैंडल कर ही लेता है। दूसरा एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हम्म इसमें कई लोग कई बार डीलर के साथ में कई लोगों का टाई अप होता है, 2 डीलर उधर से 3 डीलर इधर हम्म से, वो हम्म एजुकेटेड नहीं होते। अब एजुकेटेड हम्म नहीं होते तो वहां भी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर बंदा इसका भी झगड़ा हो जाता है भाई कि हम 2 डीलर हैं तुम 2 डीलर हो, राइट। कमीशन बांटने यस, में दिक्कत होती कमीशन है डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। वो कैश है या चेक है, अब चेक वाला पार्ट है तो चेक वाला पार्ट वाला कहता है भाई साहब इसमें टैक्सेशन पार्ट आ रहा है, उसकी भी तो आप सारे लोग आपस में इसको कटिंग करो, तो हम्म वहां पर जो है कई बारी प्रॉब्लम आ जाती है, कैश की तो दिक्कत कम आती है। हम्म तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उसको पहले देख के चले बंदा तो प्रॉब्लम कम आएगी। अच्छा नया ब्रोकर आपको लगता है हम्म। कि उसको ऑफिस होना जरूरी है उसके पास या बिना ऑफिस वो काम कर सकता है ऑफिस की इंपॉर्टेंस है इस देखो ऑफिस की इम्पोर्टेंस है भी और नहीं भी है। क्योंकि नए सबसे ब्रोकर पहले के लिए ऑफिस मतलब एक एक्सपेंस है ना उसका यस। खर्चा पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है जी एज जी ए जी। फ्रीलांसर अगर वो काम करे भी ठीक है गाड़ी स्कूटर जो भी है अपना और उससे काम करे आपको क्या लगता है क्या फर्क आता है फर्क ये आया था कि अगर आपकी कोई बाई चांस बायर या सेलर आपसे आप उसको बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, हाँ जी तो उसके ऊपर इस चीज का प्रभाव जुड़ जाता है कि आपके जो लिंक्स हैं या जिसके साथ भी बायर के साथ या सेलर के साथ में, तो हम्म उसके लिए हम जिसके थ्रू जा रहे हैं इसका हम्म अपनी स्टैंडिंग क्या है मार्केट के अंदर। अगर ओके ऑफिस होता है तो एक पॉजिटिवनेस आती आती है, अगर ओके ऑफिस नहीं है तो अब ये डिपेंड करता है कि ये डील किस तरीके की हो रही है, हम्म कितने अमाउंट की हो रही है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे बड़े बड़े जो ब्रोकरेज लोग हैं हम्म उनके ऑफिस बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह काम कर रहे हम्म हैं, उनके हम्म नीचे हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आर वर्किंग बट दे आर हम्म वर्किंग ओनली एज ए ब्रोकरेज, हम्म बहुत कंपनी है। अब उनका हम्म ऑफिस ना हो सारे लोग घर से काम करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नए ब्रोकर के लिए शुरू में तो नेचुरली बात है। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ एक आदमी की। हम्म हम्म वो आदमी सब्जी बेचता था, हम्म ये चीज आप जरूर अपने नए ब्रोकर्स को बताना, उनको अच्छी हम्म। लगेगी। आप बता रहे हो हाँ हाँ, नहीं हाँ मतलब जब आप हाँ जी इसको लाइव करोगे तो उनको अच्छा जी जी लगेगा। जी वो आदमी सब्जी बेचता था रेडी पे, ठीक है तो सब्जी रेडी में बेचते बेचते उसको एक पड़ोसी ने कहा बात सुन यार रामलाल, ऐसे ऐसे एक वो फलाने नंबर की कोठी में ऊपर पता कर कि फ्लोर वो किराए पे देते हैं, हम्म तो भाई बात करियो। हम्म उसने बंदे ने जाके बात करी, लाले हम्म ने कहा यार देनी है, या हम्म कौन ले लेने वाला, ओ जी रामकिशन। हम्म रामकिशन उन दोनों को मिलवा दिया, हम्म उसकी डील हो गई। हम्म डील हो गई तो उसको दोनों ने 2-2 हजार पे, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, उन्हें दे दिए। ठीक है वो कहता है मैं पूरा 15 दिन काम करता हूँ तो मेरे को 4 हजार नहीं मिलते, आज मेरे को 1 घंटे में 4 हजार मिल गए। तो उसको ये नजर आया सबसे पहले कि वर्किंग कभी भी किसी लेवल पे भी स्टार्ट हो जाती है, ओके सब्जेक्ट टू कि आपने अपने इन्वायरमेंटल में सोशल सिस्टम में कैसा टचअप बनाया हुआ नेटवर्किंग कैसी है है। यस, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग
और आपको लोग खुद अप्रोच करें। आज की डेट में देखो नेटवर्किंग के ऊपर करो, लोगों आप किसी को फोन करो, एसएमएस करो, आपको जवाब कम आता है। हाँ। अगर आपके पर्सनल लोगों के साथ सोशल मीडिया पे या किसी तरीके से हम्म, टचअप है, तो वो माउथ टू माउथ प्रॉपर्टी के काम में माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट बहुत काम बहुत करता जबरदस्त, बहुत बहुत फायदेमंद है। तो है। बजाय आपकी मेनली आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है? आपको क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं? आप मेरे पास तो वैसे बताऊं तो 90% माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट ही है। ओके, मैं ज्यादा रेफरेंस रेफरेंस के थ्रू आता है रेफरेंस मैक्सिमम बिजनेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके ओके। जी। गिल साहब, पिछले 10 साल में बिजनेस कितना चेंज हुआ है, रियल एस्टेट बिजनेस? आप तो इतने टाइम से काम कर रहे हो। 10 साल में बिजनेस का ना सिस्टम चेंज हो गया। क्या चेंज आया है, क्या फर्क आया है? एक तो ये ग्लोबली फर्टाइल हो गए लोगों ग्लोबली का पूरे वर्ल्ड ग्लोबल में हो गया, ग्लोबल हो गया बिजनेस। फर्टाइल ओके हो गया ना, सारी जगह ओके, पैदा हो गया। अब ठीक है। आप इंडिया में बैठे बैठे कनाडा का काम कर रहे हो, ओके। कनाडा में बैठे बैठे इंडिया का काम कर रहे हो, तो ये चीजें हो गई, पहले नहीं थी ये चीजें। और पहले नहीं थी। हाँ जी। और ये डिजिटल तो हो ही गया। डिजिटल से क्या फर्क आया? क्योंकि आप जब ने शुरू किया होगा तब सेल फोन भी नहीं होगा, मोबाइल फोन था नहीं उस टाइम, ना फेसबुक था। वो है? घुमाने वाला फोन था। तो हाँ अब जी। आप कैसे हैंडल करते हो? आपको क्या एकदम झटका लगा जब ये सब हुआ, नहीं मोबाइल, नहीं, ऐसा झटका फेसबुक? नहीं है। ऐसे देखो 96 में मोबाइल आया था, तो हाँ। 96 में मोबाइल आया तब तो हम लोग खाली उसको एज ए कॉल यूज करते थे। हम्म, फ्रॉम लास्ट सही पूछो तो फ्रॉम लास्ट 6 to 7 ईयर, और हम्म, बड़ा सही पूछो तो फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स ओनली, मैक्सिमम 3 ईयर्स। ओके ओके ये बहुत बहुत डिफरेंटली आ गया मार्केट में। ओके। हाँ जब से एप्पल फोन आया ना मार्केट में, एप्पल फोन हाँ आया था मेरे हिसाब से आज से एग्जैक्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अबाउट 9 ईयर बैक। हाँ, ठीक है। 2012 में मुझे याद है। हाँ हाँ। तो 2012 में जब ये आया था तब लोगों को ये जैसे वीडियो कॉल करनी या कुछ इस तरीके चैटिंग करनी, व्हाट्सएप करनी, ये नहीं आती थी। हम्म, लेकिन जब से व्हाट्सएप आ गया और ग्लोबली कई चीजें आ गई, उसकी वजह से फिर स्मार्टफोन आ गए। इसके अंदर आदमी बैठे बैठे ही, जैसे अब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो स्मार्टफोन हम्म, से बात कर रहा हूँ, राइट। हम्म, तो ये चीजें जो है लोगों को बहुत हेल्पफुल है। ओके। प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी मिनिमम एकदम से फोटो खींच के साथ साथ ही भेज रही है, आप चेक कर सकते हो। हम्म, और प्रॉपर्टीज को दिखा सकते हो। 1-to-1 वर्चुअल मीटिंग हो जाती है बंदे की। आजकल हम्म, जैसे कोविड में भी हम लोगों ने काम किया है, तो ये हम्म। फर्क तो पड़ा ही है डिजिटल आने से। और ये जो लोगों का ना, हाँ जी, हाँ, ये जो ब्रोकर्स व्हाट्सएप पे बेचारे ग्रुप्स बना बना के डेली 50 मैसेज भेजते हैं, रोज पढ़ते हैं, कुछ होता है, कुछ फायदा होता है? आपने देखा हाँ होगा ग्रुप्स में। इसके अंदर, हाँ इसके अंदर मैं आपका थोड़ा सा हम्म, आइडिया में मैं बताऊंगा कि हम्म, मेरे जानने वाले 3-4 लोग हैं, वो कहते हैं मेरे पास आई एम रजिस्टर्ड विद द 465 एप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स ग्रुप। ग्रुप्स क्या मैं करते क्या हैं वो? पैसा पैसा देखते कब हो? कि हाँ, देखते तब हो जब मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर एरिया की आती है। अच्छा तो उन्होंने एरिया वाइज ग्रुप बनाए हुए अच्छा। हैं। गुड़गांवा में जैसे मान लीजिए 6 बना दिए ग्रुप, भाई हम्म, ये फेज 1 का, ये फेज 2 का, ये फेज। तो वो मैंने देखा वो प्रैक्टिकली उन लोगों को इतना ज्यादा सूट करता भी है, लेकिन हाँ, उसके ऊपर आपको टोटली उसके ऊपर फोकस होना पड़ेगा। अच्छा, ओके। हाँ, अगर लेकिन ऐसे ना इतने जितना आप अपने आप को एक्सपेंड कर लोगे, हम्म, उतना ही आपको उस पर अटेंशन ज्यादा देनी पड़ेगी। अटेंशन ज्यादा देनी पड़ेगी तो फिर आपका जो वर्किंग टाइम है वो कोई नहीं रहेगा। आपको 24 आवर्स भी अगर कोई यही। फोन आता है तो आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो आप कितना टाइम लगाते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में? फुल टाइम रहते हैं आप? मैं ना 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 अच्छा मेरा टाइमिंग जो है वो सवेरे 11 टू शार्प इवनिंग 7 o'clock, अच्छा, 11 to मैक्सिमम 7। 7:30 ओके। बस। उसके बाद नहीं करता, मैं कोई भी फोन ही ओके। अटेंड नहीं करता। ये अभी रेरा आया है, गेल साहब, जी। कुछ है इसमें? ब्रोकर्स के लिए कुछ है? उनको कुछ फायदा हुआ है इससे? किसको फायदा हम्म, हुआ है रेरा से? सही मुझे बात कोई बताऊं, मिला नहीं अभी तक जिसने कहा हो कि उसको फायदा हुआ है। रेड़ा से सिर्फ डिपार्टमेंट को ही फायदा हुआ है कि हाँ भाई जितने रजिस्टर्ड डीलर्स हैं दिखाओ भैया इधर आ जाओ। मतलब रजिस्टर्ड चोर कहाँ है, सीधी बात ये हो गया। ओके ओके। आप कल को
पहले क्या होता था, कमीशन कमीशन बंदे आती थी, थोड़ी बहुत बंदा सेटिंग बना के कुछ भी करता था, कंपनी हम्म, टीडीएस तो काटती है, नेचुरली बात है, हम्म, तो आप वो फाइल भी करते। लेकिन हम्म, रेरा आने से ये हुआ है भी कंपनी वालों को और लोगों को ये थोड़ी आइडेंटिटी हुई है, ये बंदा रजिस्टर्ड है, ये हेराफेरी नहीं करेगा। थोड़ा ओके, इसका भी फर्क पड़ा है हाँ, कि लोगों ने कहा ये आप जैसे आप अपना रेरा का लाइसेंस अपने ऑफिस में लगाते हो, हाँ, तो रेरा इटसेल्फ इज योर आइडेंटिटी कि भी आप हाँ, अम, एक अच्छे डीलर में गिने जाते हो, ये फर्क तो है। ओके। जी तो जो बिल्डर्स, काफ़ी बिल्डर्स का मेरे पास ऐसे कंप्लेंट आती रहती है ब्रोकर्स की, सर हमारे को पेमेंट ही नहीं करते बिल्डर। कईयों को बेचारों को 2-2 साल तक पेमेंट नहीं मिलती है। नहीं नहीं, ये तो बहुत प्रॉब्लम है ही है, है ही है। ये इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब क्या बिल्डर तंग करते हैं, जानबूझ के तंग करते हैं, या क्या है ये? काफ़ी दिक्कत आ रही है ब्रोकरों को इसमें। ये सारे बड़े बिल्डर्स जो हैं, जिस सबके साथ दिक्कत है सर, इसकी प्रॉब्लम, इसके पास कोई हल आज तक हम लोग नहीं ढूंढ पाए। लेकिन अच्छा, इसका हल है एक बकायदा, इसकी आप कोई जैसे आपका ब्रोकर अड्डा डॉट कॉम है, ये इस तरीके की कोई हमारी कोई एसोसिएशन टाइप की बने, एसोसिएशन बन जाए। जो कि इस चीज को जैसे ही किसी की कमीशन टाइम सिर नहीं आ रही, तो वो हुँ, लोग वहां से एक लेटर जाए भी जब तक आप इन सबकी कमीशन रिलीज नहीं करेंगे, तो हाँ, हम शायद आपका वर्किंग के लिए आपको काम को डिले करेंगे, बंद नहीं करेंगे, हाँ, ये लफ्ज यूज नहीं करना, हम हाँ, इसको थोड़ा डिले रखेंगे। हुँ। तो इससे शायद उसको फर्क पड़े, ये ऐसा मैं कोई सोच रहा आइडिया। था, ये जो आप बोल रहे हो ना, हाँ ये जी, कुछ देर पहले ही मैं सोच रहा था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। वो तभी है सोल्यूशन जब यही है। मिल जाएँ सब, एक साथ हाँ मिल जाएँ सब हाँ जी ब्रोकर्स और एक जी। एसोसिएशन टाइप बन जाए। हाँ, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कमीशन टाइम से आ रही है वो मिले ना, हाँ, और जिसकी टाइम से यस, नहीं आ रही वो मिल जाए, तो वो क्या यस। होगा कि नहीं, वो उसमें तो भी प्रॉब्लम एसोसिएशन है। खत्म हो गई फिर वो खत्म हो एसोसिएशन गई है। चलेगी नहीं। हाँ, और ये चीज को, ये दोनों में फर्क करने वाली कंपनियां इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती हैं। ओके। हाँ जी, ए की कमीशन दे दो, बी की रोक लो, सी को दे दो, ऐसे ये करती हैं। मतलब छोटे ब्रोकर की रोक लो, या तो जिसकी यस 1-2 डील्स हैं। यस यस, ये है, फर्क है। ओके, अच्छा ये फ़र्क बड़े करते बड़े हैं। तो ये कहते हैं ना सर, ऐसे हमने आपको पेमेंट करानी सर फलाने से, और हुँ, ये सर हमारी पिछली कमीशन रिलीज होगी, तो हम सर अपना आपको स्टाफ का ऑफिस का खर्चा है सर, वो हमारा पूरा नहीं हो रहा, तो हम आपको नहीं पेमेंट कराएंगे, दिक्कत आ जाएगी। और तो वो ओके, कंपनी वाले भी समझते हैं। अब हाँ। एक दो डील कराने वाले को वो बंदा पूछता ही नहीं। लेकिन अब एक नया ब्रोकर आया है तो वो तो बेचारा, देखिए, पहले तो हाँ उसको कोई जानता नहीं है, वो बिल्कुल नया होता है, तो आई थिंक उसको एक्सटेंडिंग की ज़रूरत है, कुछ हेल्प चाहिए उसको शुरू में। बिल्कुल, सर्वाइवल है ना हाँ, उसका, सर्वाइवल सर्वाइवल है। हाँ, सर्वाइवल हाँ, हाँ। तो आखिरी में चलते-चलते आप क्या एडवाइस क्या देना चाहोगे ब्रोकर्स को? नए ब्रोकर्स या जो ब्रोकर स्ट्रगल कर रहा है, जो मतलब आपकी तरफ से एडवाइस क्या हो सकती है उसको सो दैट कि वो कामयाब हो जाए बिज़नेस में? अब देखिए, कामयाब हो जाए इसके लिए तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट को, आप कभी भी काम आप शुरू करते हैं, मेरी हुँ, एक आपको बहुत अच्छी सलाह है, हुँ, हुँ, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग से पहले उसको एग्जैक्ट अंडरस्टैंड करना, मार्केट में डिमांड सप्लाई को सेट करना, हुँ, और वो प्रोजेक्ट को प्लेटफॉर्म पे लाने से पहले ये चीजें अगर बिल्डर सब चीज ओके करके चले, तो डीलर्स को तकरीब प्रॉब्लम्स कम आती ओके। हैं। वो लोग इसको 75% के आसपास ओके करके प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं, हुँ, और बाद में जब वो कस्टमर को लेके डीलर पहुंचता है, हुँ, तो जब वो लोग बुकिंग करते हैं, तो इनके अपने अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस प्रॉपर्टी को लेके डॉक्यूमेंटेशन और कुछ चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। अब हुँ, हमने डील कराई, हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है डीलर के कि मैंने डील हुँ, करा दी, चलो जी मेरी 2 लाख रुपए कमीशन तो बन गई। हुँ, अब वो 2 लाख रुपए कमीशन तो तब बनी जब उनके पास से 35% पेमेंट उनके पास आ गई। 35% पेमेंट पहुंचने के लिए वो सारे उनको जितनी भी कैटेगरीज हैं, सिस्टम उनको क्लियर करना पड़ता है, भाई ये चीज हम आपसे पेमेंट डिमांड तभी कर सकते हैं जब हम इस चीज को ऐसे कर लेंगे। वो हुँ, उनके पास हो नहीं पाता, वो लंबा आएगा, वो नहीं उसके हो 2 लाख पाता। तो लंबा आएगा। ये तो हुँ, हो गए बिल्डर के साथ कि हुँ, जब तक पीछे का, जब भी अब हमारे ना नए डीलर्स को ये चीज और जरूर देखनी चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होने के बाद कई बार उनको अगर आप नए डीलर हैं, आप उनसे कोई बात नहीं डॉक्यूमेंट्री कर एविडेंस पाते। मांग लेते हैं, तो वो लोग हाँ, आपको दिखाते नहीं, साले तू आए तो आया। वो आपको और अटेंड नहीं करते हैं वो उसको। हाँ यस, हाँ, तो आपसे हुँ, हुँ, आपको कंसीडर ही नहीं करते। हुँ, तो ये चीजें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
और नए डीलर्स को ना बिल्डर्स के साथ में घुसने से पहले उनको छोटी लॉबी के साथ घुसना चाहिए कि ऐसे है जी मेरी कमीशन जैसे बनती है 2 लाख, कोई बात नहीं सर, आप लेते रहना, मुझे 1.5 दे दो, 50 आप रख दो। ओके। अब जल्दी से उठाना शुरू करें। तो 2 की वेट करेगा, दिक्कत आएगी। जो बड़ी डीलर लॉबी है ना, उनके साथ अटैच हो जाए, अटैच हो जाए, अपनी अपनी आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड बनाता जाए। ग्राउंड बन जाएगी तो फिर अपना काम समझ आ गई। और जो क्योंकि इससे रीसेल में है, जो हाँ जी, रीसेल में है, एक तो आपने बोला बिल्डर्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है, नहीं नई प्रॉपर्टीज में भी है। जैसे मान लीजिए नया डीलर आया, उसने अपने को रेरा में रजिस्टर नहीं कराया, रेरा में रजिस्टर करा भी लिया, लेकिन उसको जरूरत नहीं है। ठीक है। वो एक मिस्टर ए सिंह है, उन्होंने प्रॉपर्टी लेनी है, वो उनकी जानकार में है, या उसके साथ उसने उसको इम्प्रेस कर लिया, वो लेके बड़े डीलर के पास जाए, बोले सर इन्होंने ये प्रॉपर्टी लेनी है, मेरी आपके साथ पहले उससे बात कर रहा है, ये मेरी आपकी कमीशन तय हो गई, बात खत्म होगी, आप अपना सीधा मंगाते रहना, मैं आपसे पैसे जो है इनकी बुकिंग की या 2 पेमेंट के बाद ही ले लूंगा। इस तरीके से काम कई लोग हमारे साथ करते हैं। जैसे हम लोग पीछे डीएलएफ का काफी काम किया हमने, और भी ओमेक्स का भी काम किया उधर चंडीगढ़ में। तो कई लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, कहते हैं यार आपकी ओमेक्स में बड़ी अच्छी सेटिंग है, आप करो, मैं आपको पार्टी दे रहा हूँ, ये आप देख लो सर, मेरे को कमीशन यार इतनी दे देना, मेरा काम हो जाएगा। तो वो लोग ज्यादा इतनी लंबी वेट नहीं करते। तो जो नए डीलर्स हैं उनको मेरे ख्याल से बड़ी हेल्पफुल चीज है ये। एक और लास्ट में गिल साहब, आप रीसेल इंडस्ट्री में हो, आप काफी एक्टिव हो। ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, चेन में काम करते हैं, हमने देखा होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 10-10 आदमी बीच में है। मतलब क्या एडवाइस है, क्यों करते हैं लोग? चेन में कभी काम होता तो है नहीं। बिल्कुल नहीं होता, और कोई मैंने अपनी जिंदगी में ये सौदे कभी कामयाब होते देखे ही नहीं। वो टाइम वेस्टेज ज्यादा करता है ब्रोकर वहां पे, आई थिंक। ये सबसे बड़ी एडवाइस है नए डीलर्स को, जब तक प्रॉपर्टी के अंदर एक तरफ से आप नहीं है डायरेक्ट डील करने का मतलब नहीं आप टाइम खराब। एक तरफ से जरूर हो, सेलर साइड से या बायर साइड से, ओके, ताकि आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी है या देनी है, वो आप डायरेक्ट दे सको। वो मिलती नहीं। अब सेलर को पूछा जाता है, हाँ जी भाई साहब ये चीजें, ये पेपर है नहीं है, वो कहता है अच्छा मैं पूछता हूँ, वो एक को बताता है, 3 को बताता है, 4 को, जब तक वो लास्ट में पहुंचता है बीच में 3 चीजें खा जाता है। वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना। यस, और दूसरा मैंने आपको दोबारा बताया कि ये जो 10-10 चैनें बनती है ना, पुरानी बातें हैं, इसमें एजुकेशन बिल्कुल नहीं है लोगों के पास। आज की तारीख में इनका फर्क है, थोड़ा सा काम करने का स्टाइल का फर्क तो आया ही है। अभी भी लोगों का एक और बात होती है, जो बायर होता है कहता है मैं आई वांट चीपर, मोर चीपर, मोर चीपर। तो इवन मैंने समटाइम्स देखा कि 10-10 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी के अंदर 2-2, 3-3 लाख रुपए के लिए भी लोग अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। अच्छा। तो बाद में फिर परेशान होते हैं कि भी एक सीनियर डीलर के थ्रू, एक नॉर्मल डीलर के थ्रू किया था, लेकिन बाद में मुझे 50 लाख की परेशानी हो गई। उस टाइम फिर वो कहता 50 और ले लो, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे डील कंप्लीट करो, तब पहुंच जाता है। ठीक है। हाँ ठीक। चलिए गिल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे नए ब्रोकर्स के साथ। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू यू सर। थैंक यू। तो उम्मीद है आप और ज्यादा कामयाब होंगे इस बिजनेस में। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू गिल साहब। दोस्तों, ये था स्मार्ट ब्रोकर वीडियो सीरीज का पहला वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। आप कुछ भी देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक और स्मार्ट ब्रोकर से इंटरव्यू लेंगे, उनके एक्सपीरियंस से भी सीखने को मिलेगा। तब तक खुश रहिए, वर्क हार्ड, मास्क ज़रूर पहन के रखिए।